आज हम बात करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की। एम्पियर्स सर्किटल लॉ। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ रहे थे, वहां पर हमने कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था, और वहां पर उसका एक दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढा था हमने, और वो था हमारे पास गॉसेस थ्योरम। याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड हम वैसे भी निकालते थे, फिर गॉसेस थ्योरम से भी निकालते थे। इस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो कूलम्ब्स लॉ था वो बेसिक हमारे पास मेथड था, और उसका थोड़ा सा हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट मेथड यूज किया, दैट वाज गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेम इज हियर। जो हमारे पास बेसिक टूल है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का, वो क्या है? वो है बायो-सेवर्ट्स लॉ। और यहाँ पर उसका सब्स्टिट्यूट जो यूज किया गया, दैट इज एम्पियर सर्किट लॉ। सो एम्पियर सर्किट लॉ बेसिकली बायो-सेवर्ट्स लॉ का ही हमारे पास एक इंटीग्रल फॉर्म है। जिस तरीके से कूलम्ब्स लॉ की इंटीग्रल फॉर्म कौन थी? गॉसेस लॉ। क्लियर हुआ? अब ये जो हमने गॉसेस लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और जो एम्पियर सर्किट लॉ हम मैग्नेटिज्म में पढ़ने जा रहे हैं, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं। और इनका रोल कहाँ समझ में आएगा? जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे, तो वहां पर हम मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो जब मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ते हैं, तो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के 4 बेसिक पिलर्स हैं। उन 4 बेसिक पिलर्स में से 2 पिलर तो यही है, गॉसेस लॉ एंड द एम्पियर्स लॉ। और जो तीसरा पिलर है वो क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और चौथा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्लोज लूप कैलकुलेट करेंगे, जो मैं आगे कराऊंगा। सो इसका मतलब ये है कि एम्पियर सर्किट लॉ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इफ यू आर डीलिंग विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज। क्लियर? तो ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए, एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है? क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, सपोज आपके पास ये 2 वायर है। एक वायर हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, सपोज द वैल्यू ऑफ करंट इज आई1। एक वायर हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, सपोज द वैल्यू ऑफ द करंट इज आई2। ये वायर है, और मैं मान के चल रहा हूं कि ये इनफाइनाइट लेंथ के वायर, और मुझे इन दोनों वायर से कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पर एक पॉइंट है P। मुझे कैलकुलेट करना है इस पॉइंट P पर इन दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है? तो एक तो बायो-सेवर्ट्स लॉ का मेथड था कि आप यहाँ पे कैलकुलेट, यहाँ से फर्स्ट वायर की वजह से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, सेकंड वायर की वजह से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग कैलकुलेट करके फिर उनका वेक्टर सम करेंगे, तो रिजल्टेंट आ जाएगा। सो दिस वाज द बेसिक रूल बायो-सेवर्ट्स लॉ का। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एम्पियर्स लॉ की। इसमें क्या करते हैं हम? एक ऐसा लूप बनाते हैं जो इस पॉइंट P को कट करता हुआ जाए, और इन दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर्स को एनक्लोज कर दे। सपोज मैं ये लूप इस तरीके से बनाता हूं, कोशिश करेंगे सिमेट्री बनाए। सिमेट्री नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन कोशिश ये की जाएगी सिमेट्रिकल लूप बनाए। और कंडीशन क्या है कि उस लूप के अंदर जितने भी करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं जिनका इफेक्ट ऑब्जर्व करना है, वो सब उस लूप के अंदर एनक्लोज हो जाए, और वो जो पॉइंट जहां पर हमें कैलकुलेट करना है वो उस लूप पर लाई करे। और ऐसे लूप को बोलते हैं हम एम्पीरियल लूप, एम्पियर्स लूप। ध्यान देना, गॉसेस थ्योरम के अंदर हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते थे, जिसको गॉसियन सरफेस बोलते थे। यहाँ पर मैं सरफेस की बात नहीं कर रहा, मैं लूप की बात कर रहा हूँ, तो मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर हम स्फीयर बनाते थे, यहाँ पर हम सर्कल बना रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। आपने एम्पीरियल लूप बना दिया। अब दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है करंट की डायरेक्शन। अब करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव लेनी है, उसके लिए सबसे पहले आपको इस लूप की कोई डायरेक्शन जस्टिफाई करनी पड़ेगी। तो सपोज मैं कोई भी डायरेक्शन जस्टिफाई कर देता हूं, मैं फ्री हूं इसको जस्टिफाई करने के लिए। मैं क्लॉकवाइज लूं, एंटी क्लॉकवाइज, जो मन करे वो ले लूं। सपोज मैंने डायरेक्शन ले ली ये वाली। क्लियर? ये डायरेक्शन ले ली। अब आपको क्या करना है? अपना राइट हैंड यूज करना है, और राइट हैंड को इस तरीके से एक्सपेंड करना है कि जो आपकी चारों फिंगर्स हैं इस लूप के अंदर मोशन की डायरेक्शन में हो। तो देखो, जब आप लूप के अंदर जो मोशन की डायरेक्शन में अगर आप चारों फिंगर्स को मूव करेंगे, तो थंब आपका किस तरफ आ रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। क्लियर? अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ
कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है वो पॉजिटिव लिया जाएगा और इसके अपोजिट वाला करंट नेगेटिव लिया जाएगा। तो इस इट मींस आई विल टेक दिस करंट पॉजिटिव एंड आई विल टेक दिस करंट नेगेटिव। क्लियर हुआ बेटा? तो एम्पियर ने अपने इस लॉ में क्या कहा, उसने बोला किसी क्लोज्ड लूप के लिए जो हम मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, सो दैट लाइन इंटीग्रल फॉर दिस क्लोज्ड लूप is always equal to the mu naught times of the algebraic sum of the electric current enclosed by the loop। यानी अगर मैं यहां पर सपोज इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, बी आती है, और यहां पे एक स्मॉल में एलिमेंट ले लेता हूं डीएल, डायरेक्शन क्या लेनी पड़ेगी, जिस तरफ हमारे पास लूप की डायरेक्शन एज्यूम करें, वो डीएल आप कहीं भी ले सकते हैं। क्लियर? तो उसने बोला कि लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड B dot dl for this closed loop is always equals to mu naught times of the net algebraic sum of current enclosed by the loop। बात समझ में आया? यस सर। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहां पर मैं ये कैलकुलेट करने जा रहा हूं कि आई एनक्लोज्ड कितना होगा, तो देखो यहां पे आई एनक्लोज्ड विल बी हाउ मच, जो हमारे पास पॉजिटिव है I2 और जो हमारे पास नेगेटिव है I1 along with their sign। algebraic sum बोला ना, this is I2 minus I, this is the net current। so therefore for this loop mu naught times of I2 minus I1 will be the line integral of this is the Ampere's law। क्लियर हुआ? ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका हो, तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। बात समझ में आया? और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे करंट वही वाला लिया जाएगा जो इस लूप को थ्रेड करेगा, थ्रेड मतलब कट करेगा। अब अगर वो करंट हमारे पास उस लूप के पैरेलल है तो उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा, करंट वही कंसिडर किया जाएगा जो उसको थ्रेड करेगा, उसको क्रॉस करता हुआ जाएगा लूप को। बात समझ में आया? यस। सो दिस इज द एम्पियर्स लॉ। अब इस एम्पियर्स लॉ का हम एप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे तो मैं आपको वो दिखाता हूँ वन बाय। तो सबसे पहला ये नोट कर लिया बेटा? यस सर। So first application of this Ampere's law is to calculate the magnetic field due to a long straight conductor। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। सपोज आपके पास ये कंडक्टर नीचे से ऊपर की तरफ, सपोज द रेडियस ऑफ दिस कंडक्टर इज ए, और इस कंडक्टर के एक्सिस है ये, इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट है पी, मुझे कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड देखो बेटा बाहर भी कैलकुलेट कर सकते हो, कंडक्टर की सरफेस पर भी कैलकुलेट कर सकते हो, कंडक्टर के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं अभी एक सिचुएशन करा रहा हूं, फिर बाकी सिचुएशन भी कर सकते हो। तो आपका पहला काम क्या होगा, यू हैव टू ड्रॉ द एम्पीरियल लूप। एम्पीरियल लूप मतलब वो लूप इस पॉइंट पी को क्रॉस करता हुआ जाना चाहिए और ये जो हमारे पास कंडक्टर है उसके अंदर एनक्लोज होना चाहिए। तो बेसिकली वो लूप कैसा बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, एनक्लोज कर दिया उसने। क्लियर हुआ? यस। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, इस पे एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम करना है, कहीं भी एज्यूम कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले डायरेक्शन डिफाइन कर दी आपने, एक स्मॉल एलिमेंट लिया डीएल, तो यहां पर जो बी डॉट डीएल होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज्ड। सो दिस इज द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इस पॉइंट पर देखो, जब हमारे पास लूप की डायरेक्शन आपको दे दी उसने ये, और ये थंब हमारे पास करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये करंट पॉजिटिव लिया जाएगा निगेटिव लिया जाएगा? क्योंकि ये फेवर कर रहा है तो ये पॉजिटिव करंट लिया जाएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्शन के अलोंग ले लिया। सो और करंट कितना इसमें आई है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्लोज्ड इंटीग्रेशन है
बी डी एल कॉस थीटा। अब देखो, अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये बताइए। किसी वायर में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही होगी यहाँ पे, टेंजेंशियल। और डीएल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल उनके बीच में कितना है, 0। सो दिस इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज्ड इज आई। तो हमारे पास सॉल्व करके आ गया, बी बाहर आ जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। और इस पूरे इंटीग्रल का जो हमारे पास ये जो लूप है, इस लूप का इंटीग्रल मतलब सरकमफेरेंस, आर डिस्टेंस पे आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये हो जाएगा बी इंटू 2 पाई इंटू आर, दैट इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। सो हमें बी कैलकुलेट करना है, सो दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। और याद करो, ये फॉर्मूला किसी स्ट्रेट वायर की वजह से आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड का है। क्लियर हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? अगर आपको इनसाइड कैलकुलेट करना है तो आप इनसाइड भी कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास ये जो केस बना, ये तब बना जब आर इज ग्रेटर देन ए है आउटसाइड द कंडक्टर। अगर आपको इनसाइड की बात करनी है तो पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ होगा तो आपको इस पॉइंट को कंसिडर करके लूप बनाना पड़ेगा। बात समझ में आया? yes, sir. तो अंदर की तरफ लूप बना के जब आप कैलकुलेट करोगे तो अंदर के लिए कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, देखो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारे पास यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने जो छोटा लूप बनाया है, ये वाला स्मॉल लूप, इस लूप ने कितना करंट एनक्लोज किया, हमें पहले ये निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? पूरे कंडक्टर ने करंट आई एनक्लोज किया, तो इतना सेक्शन कितना करंट एनक्लोज करेगा। सेकंड पार्ट करता हूं, फॉर आर इज लेस देन ए मींस इनसाइड द कंडक्टर। तो अगर इनसाइड कंडक्टर की बात कर रहा हूं तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, एम्पीरियल लूप। इफ आई ई be the current enclosed by Ampere's loop, then देखो जो आई करंट था वो किसने एज्यूम किया, इस पूरे सेक्शन ने आई करंट को एज्यूम किया। तो यानी जो आई करंट था वो पूरे सेक्शन के लिए था। सो पाई ए स्क्वायर एरिया ने जो करंट एज्यूम किया वो आई एज्यूम किया। तो हमें कैलकुलेट करना है कि ये वाला जो सेक्शन है पाई आर स्क्वायर एरिया, तो पाई आर स्क्वायर एरिया जो करंट एज्यूम करेगा वो कितना हो जाएगा, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन था, देखो ऊपर से देख रहे हैं इसका, ये इसका रेडियस है ए। इस पूरे क्रॉस सेक्शन पे आई करंट फ्लो कर रहा है। हमें कैलकुलेट करना है इतने क्रॉस सेक्शन पे कितना करंट आ रहा है, जिसके रेडियस कितना है आर। तो ये जो करंट है ये इस पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में कैरी किया ना, तो पर यूनिट एरिया पे कितना करंट हुआ, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। और अगर मुझे इतने एरिया का कैलकुलेट करना है तो इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इतने एरिया में जो करंट है वो निकल गया मेरा, जैसे हम डेंसिटी कैलकुलेट करते थे। अब क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. सो यहां पर हमारे पास जो आई ई की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, आई कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज द करंट विच इज एनक्लोज्ड बाय दिस इंटीरियर सेक्शन। सो अगेन अप्लाई करो एम्पियर्स लॉ, तो बी इंटू 2 पाई इंटू आर वन, मैंने सेम ये कंडीशन लगा दी, देखो ये वाली,
बी इंटू, अब जो पाई आर की जगह क्या हो जाएगा, पाई आर वन हो जाएगा, ये वाला सेक्शन हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई ई, दैट शुड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई ई। और इसकी वैल्यू कितनी है, पुट कर देते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो बी इज हाउ मच, ये क्या है, ये आर है बेटा, सो बी इज हाउ मच, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के बाहर और कंडक्टर के अंदर दोनों में फर्क क्या आया, देखो कंडक्टर के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है, जो 1/r पर डिपेंड कर रहा है, और कंडक्टर के अंदर जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। इसका मतलब अगर सरफेस पर कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करेंगे, आर इज इक्वल्स टू ए पुट कर देंगे। फॉर सरफेस ऑफ कंडक्टर दिस आर बिकम इक्वल्स टू ए, तो बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस, और ये कांस्टेंट है क्योंकि ए तो नहीं बदल रहा है। तो तीनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूं मैं आपको। जो हमारे पास ये वाला ग्राफ है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, तब तक हमारे पास ये आर ए के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। सो दिस इज द बी प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे ही इक्वल हुआ तो यहाँ पर ये वैल्यू मैक्सिमम हो गई, ये कितनी वैल्यू आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू ए। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और उसके बाद 1/r पे डिपेंड करता है, ग्राफ कैसे हो गया, ऐसे। सो बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। दिस इज द ग्राफ फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर, सिलेंड्रिकल कंडक्टर। बात समझ में आया। सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड एक ऐसी हमारे पास डिवाइस है जिसमें वायर जो है वो एक हेलिकल फॉर्म में होता है। हेलिकल फॉर्म का मतलब, आपने स्प्रिंग देखा, तो वायर को आपने क्या किया, आपने इस तरीके से हेलिकल फॉर्मेशन में वाउंड कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड अ सोलेनोइड। तो करंट जो होगा वो इस तरीके से घूमता हुआ निकलता है इसमें। जब घूमता हुआ तो इस सोलेनोइड में ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, देखिए ये इसका क्रॉस सेक्शनल, ये डायमीटर हो गया सोलेनोइड, दिस इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ सोलेनोइड। और ये इसकी सेंट्रल एक्सिस होगी, तो सेंट्रल एक्सिस के रेस्पेक्ट में मैं इसको रेडियस कॉल कर सकता हूँ। क्लियर हुआ बेटा। एंड दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ सोलेनोइड, लेंथ ऑफ सोलेनोइड। और सोलेनोइड के अंदर बहुत सारे टर्न्स होते हैं, तो दिस एन इज कॉल्ड द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड। और एक इसमें टर्म यूज किया जाता है स्मॉल एन, स्मॉल एन इज कॉल्ड द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को लेंथ से डिवाइड कर दिया जाए सोलेनोइड की, तो वो आ जाता है लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये बहुत काम आएगा। क्लियर। रेडियस ऑफ सोलेनोइड आर हमने डिफाइन कर दिया, डायमीटर हमने डिफाइन कर दिया, और जो करंट इसमें फ्लो करता है सपोज दैट करंट डिवाइड। ये तो मैंने बेसिक आपको बता दिया सोलेनोइड में जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करने वाले हैं। अब बात आती है हमारे पास कि सोलेनोइड का कॉन्सेप्ट कैसे निकल गया है। सोलेनोइड को समझने से पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर मेरे पास ये एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, इस सर्कुलर कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई, लाइक दिस, ऐसे जा रहा है और ऐसे बाहर आ रहा है। तो जब ये करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा होगा, तो बेटा इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, इसकी एक एंड जो होगी वो साउथ की तरह ट्रीट करेगी और एक एंड ट्रीट करेगी नॉर्थ की तरह। क्योंकि हमने पढ़ा था कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बिहेव्स एज अ डाइपोल। तो अगर ये डाइपोल की तरह ट्रीट कर रहा है, तो जब मैं इसमें अपना राइट हैंड रूल लगाऊंगा
तो देखिए इस वाली सेक्शन में हमारे पास यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा यहाँ से और यहाँ से अंदर एंटर करेगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरीके से ही आएंगी, यहाँ से बाहर निकलती हुई यहाँ से अंदर आती है, क्योंकि नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है, साउथ पोल से अंदर आती है। क्लियर? अगर इसके पास में इसके जैसा ही एक लूप और रख देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, और उसमें भी करंट हमारे पास इसी तरीके से फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो इस वाले लूप में भी तो हमारे पास बाहर की तरफ जाएंगी और अंदर की तरफ आएंगे, इसमें भी हमारे पास बाहर की तरफ यहां से निकलेंगे और यहां से अंदर एंटर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहां पर जो दो लूप हमने आपस में कनेक्ट किए, तो इन दोनों लूप के कनेक्ट होने की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो एनहेंस हो गया, बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को फेवर कर रहे हैं। तो ये वाला हिस्सा नॉर्थ की तरह ट्रीट करने लगा, ये साउथ की तरह, इसका भी ये नॉर्थ की तरह, ये साउथ की तरह। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप सोचो हमारे पास कि आपने एक डाइपोल है, उसकी स्ट्रेंथ कुछ और है, बहुत सारे डाइपोल आपस में कनेक्ट कर दिए, तो स्ट्रेंथ बढ़ती चली गई। तो बेसिकली सोलेनोइड जो होगा एक बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करेगा। मैग्नेटिक हम यूज करते हैं ना बार मैग्नेट, जिसका एक लंबी सी मैग्नेट होती है, एक एंड नॉर्थ होता है, एक एंड साउथ होता है, बच्चे खेलते। सो दिस सोलेनोइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। तो यही कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल गया। तो यानी हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुआ और होता तो साउथ पोल पे एंटर किया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है दे फॉर्म अ क्लोज लूप। मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ चलती है, आउटसाइड द मैग्नेट। सो बाहर निकली वो लूप बनाएंगे इस तरीके से, और सेंटर पे हमारे पास ये बहुत ज्यादा डेंस हो जाएंगे इस तरीके से। तो आपने देखा कि सोलेनोइड के अंदर ये वाला जो हिस्सा हुआ, ये वाला हिस्सा सोलेनोइड के अंदर वाला ये वाला हिस्सा, इस हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो गई बेटा। पैरेलल मतलब ये हमारे पास क्या दे रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। तो सोलेनोइड के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसका एक एंड सोलेनोइड का आउटर एंड एक नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट करने लगता है और एक एंड साउथ पोल की तरह ट्रीट करने लगता है। और सोलेनोइड से फार पॉइंट पर जो ये पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है, क्योंकि फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होने लगती है। बात समझ में आया? तो हम किसी सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको मैं आपको समझाता हूँ। तो ये हमारे पास सोलेनोइड था, मुझे सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर इस सोलेनोइड में करंट फ्लो कर रहा है आई, तो मुझे एक बात बताओ कि सपोज इसमें जो करंट इस तरीके से फ्लो करता है आई, तो यानी अगर मैं इस सोलेनोइड को क्रॉस सेक्शनली कट कर देता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला हिस्से पे करंट जो होगा वो घूम के ऐसे अंदर की तरफ जाएगा और यहां से बाहर निकलेगा, फिर यहाँ पे अंदर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर यहाँ से बाहर निकलेगा, ऐसे ही तो घूमता हुआ जाएगा। सपोज करो आपने जो स्क्रीन है आपकी, उस स्क्रीन के ऊपर एक वायर स्प्रिंग लिया, उस स्प्रिंग को बीच में से कट कर दिया और कट करके इसके ऊपर रख दिया, तो उसका एक एंड अंदर की तरफ जाएगा, एक एंड बाहर की तरफ आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या होगा हमारे पास कि अगर मैं किसी एक सेक्शन पे कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं, यहां पर मैं अगर कोई एम्पीरियल लूप बना लेता हूं इस तरीके से, मैंने ये छोटा सा एम्पीरियल लूप बना लिया, पी क्यू आर एस, ये मैंने एक एम्पीरियल लूप बना लिया। तो इस एम्पीरियल लूप में कुछ अमाउंट जो करंट का है वो एंटर कर रहा है। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है कि इस एम्पियर लूप से टोटल कितना मैग्नेटिक फील्ड निकला। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बी डॉट डी एल, दैट इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट थ्रेडिंग द एम्पीरियल लूप। अब बी डॉट डी एल, बी और डीएल के बीच में कैलकुलेशन करनी है। देखो यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अलोंग द सोलेनोइड एक्सिस। तो यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, लेकिन जो डीएल बनेगा वो ऐसे बनेगा, तो एंगल हो गया 90 डिग्री। और यहाँ पर बी डॉट डीएल में ये होता है बी डीएल कॉस थीटा, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई।
ये वाली वैल्यू भी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब ये वाला जो पॉइंट है ये सोलेनोइड से फार है। मैंने आपको बोला कि जब सोलेनोइड से बाहर जाते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक हो जाता है। तो हम क्या मान के चलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है, तो यहाँ पे भी हम अप्रोक्सीमेटली 0 ले सकते हैं। सो अगर मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन पे कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर मैं ये रूल लगाता हूं तो यानी यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सोलेनोइड विल बी इक्वल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इस PQ section B dot dl for this PQ section plus QR section B dot dl plus integration for RS section B dot dl plus integration of SP section B dot dl. So the total magnetic field line integral will be calculated like this. Clear हुआ बेटा? Yes, sir. अब जो ये देखिए PQ वाले सेक्शन के लिए मैंने क्या बोला, क्योंकि दिस पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम द सोलेनोइड, तो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, तो ये वाला सेक्शन 0 हो जाएगा। QR और PS इसके लिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और RS जो होगा वो 0 नहीं होगा, वो अंदर है हमारे पास B डॉट dl लाइक दिस, प्लस ये भी 0 हो जाएगा। यानी इफेक्टिव जो टोटल लाइन इंटीग्रल होगा वो लाइन इंटीग्रल के लिए सिर्फ और सिर्फ ये SR वाला सेक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होगा, मींस वो सेक्शन जो अंदर है। क्लियर हुआ? तो इसको थोड़ा और देखते हैं आगे, तो मैं इसको लिख सकता हूं B डॉट dl विल बी इक्वल्स टू RS। देखिए RS जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो 0 हुआ। मैं लिख सकता हूं B dl cos 0। क्लियर हुआ बेटा? और लेंथ कहां से कहां तक, R से लेके S तक। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? अब सपोज द लेंथ ऑफ दिस सेक्शन इज स्मॉल एल। मैंने जो, या स्मॉल एल क्या कंफ्यूजन हो जाएगा, एक्स ले लेते। लेंथ ऑफ दिस सेक्शन इज एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास फ्रॉम R टू S B dl, सो B बाहर आ जाएगा, फ्रॉम R टू S dl, B इंटीग्रेट करेंगे इसको, ये वैल्यू आ जाएगी x। So therefore, line integral for this solenoid is B into x. Call this equation number first. तो मैंने लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना, अब मुझे कैलकुलेट करना है एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है। अब एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है? अब देखो जो मैंने ये लूप एज्यूम किया है, इस लूप से जितने भी इसके लूप बने हैं सारे के सारे तो इससे नहीं निकले, सिर्फ कितने निकले यहाँ पे, 1 2 3 पार्ट तो निकल एंटर कर रहे हैं उसको। अब वो 3, मैं तो यहाँ तो सिर्फ मैंने आपको जस्ट एक इमेजिनेशन दी, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्स से कितने पार्ट निकले होंगे, ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए ही मैंने आपको बोला था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। यहां से यहां तक अगर इस पूरे सोलेनोइड में n टर्न्स हैं, तो पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न है, स्मॉल n। तो इतनी लेंथ में x लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, स्मॉल n इंटू एक्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स enclosed by this loop will be equals to small n into x. Are you getting my point? Yes, sir. If small n be number of turns n into x. So therefore, from Ampere's law, B dot dl should be equals to mu naught times of current enclosed by the loop. क्लियर हुआ बेटा? अब ये हमारे पास B डॉट dl कितना आया, B इंटू एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो म्यू नॉट एज इट इज, समीशन ऑफ आई। समीशन ऑफ आई क्या बोल रहा है, एक लूप के अंदर करंट आई है, टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, nx, सो दिस इज I n x। क्लियर?
तो टोटल इतना करंट हमारे पास एंटर होगा। तो देखो यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, सो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई। अब n की वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ सोलेनॉइड। लेकिन ये मेथड, अब ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पे निकला? ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। अब ये जो हमने मेथड कैलकुलेट किया, ये यहाँ पे ध्यान रखना कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब कि सोलेनॉइड की जो डायमीटर है दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, वैलिड ओनली फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड। सो लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब यही होता है। लेकिन अगर सोलेनॉइड हमारे पास लॉन्ग नहीं है तो तब क्या करें? मींस उसकी कुछ फाइनाइट लेंथ है, तो उस केस में क्या करें? तो उस केस में हम बायो-सेवर्ट्स का लॉ ही एप्लीकेबल करेंगे। यही लिमिटेशंस है एम्पियर सर्किटल लॉ की। एम्पियर सर्किटल लॉ इज एप्लीकेबल फॉर इनफाइनाइट काइंड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर्स। जिनकी फाइनाइट लेंथ होंगी उनके ऊपर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर मैं किसी फाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड के लिए अगर कैलकुलेट करता हूं तो उसके लिए एक्सप्रेशन कुछ और आएगा। बताऊं क्या आता है एक्सप्रेशन? सपोज अगर मेरे पास सोलेनॉइड जो है वो एक फाइनाइट लेंथ का है, तो उस केस में जब हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, वो आता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। अब आप बोलोगे साइन थीटा 1 और थीटा 2 क्या होते हैं? वो देखो, जब हमने इस सोलेनॉइड को कंसीडर किया तो इसकी एक एंड ये फिक्स है, एक एंड ये फाइनाइट है। तो ये एंड और ये एंड उसके अंदर किसी पॉइंट पर जो एंगल बनाते हैं वर्टिकल के रेस्पेक्ट में, दिस इज कॉल्ड थीटा 1, दिस इज कॉल्ड थीटा 2। और अगर मैं इनफाइनाइट लेंथ का लेता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा 1 और थीटा 2 दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री होगी, पैरेलल होने चाहिए। तो साइन 0 प्लस साइन 0, साइन 90 प्लस साइन 90, दैट इज 2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो म्यू नॉट एन आई हो गया। सेम एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ है? यस सर। ठीक है, ओके। इसका मतलब ये है, अगर मैं इस सोलेनॉइड को एंड पे कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इसका मतलब इसके लिए एक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90, और एक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो यानी अगर इसको पुट करता हूं तो बी कितना आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। इसका मतलब सोलेनॉइड के एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का आधा होता है।